गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको बताया जाएगा लेसन 5 के बारे में हिस्ट्री के, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से लेसन को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होनी चाहिए या कुछ जानकारी होनी चाहिए कि मुद्रण संस्कृति या छपी हुई सामग्री जो कि हमारे परिवेश में या हमारे चारों ओर अखबारों के रूप में, डायरी के रूप में, विज्ञापन के रूप में, टीवी चैनलों के माध्यम से या फिर किताबों के रूप में या फिर अनेक प्रकार के थिएटर कैलेंडरों के माध्यम से हमारे बीच में पाई जाती है। और जो मुद्रण संस्कृत की जो तकनीक थी वो सर्वप्रथम चीन में 594 ईस्वी में हुई थी। जो मुद्रण संस्कृत की शुरुआत हुई थी 594 में चीन में हुई थी। कब? 594 ईस्वी में चीन में। तो चीन के साथ साथ जापान कोरिया में इसकी स्थापना हुई थी अगर माने तो। लेकिन यदि आता है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में कि मुद्रण संस्कृत की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो आप बताएंगे मुद्रण संस्कृत की शुरुआत चीन में 594 ईस्वी में हुई थी। अब अगर आगे की बात करें कि मुद्रण संस्कृति होती क्या है, तो डेफिनेशन के माध्यम से हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। समाज के रीति रिवाजों, आस्थाओं, मार्गों और मांगों एवं प्रतिक्रियाओं को लेखन के माध्यम से लोगों के बीच में प्रस्तुत करना ही मुद्रण संस्कृति कहलाती है। या फिर समाज के रीति रिवाज, आस्थाओं, मांगों, प्रतिक्रियाओं को लेखन के माध्यम से अर्थात हस्तलिपि के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं एवं कहानियों के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही मुद्रण संस्कृति कहलाता है। ये थी मुद्रण संस्कृति। अब आगे की अगर बात करें तो मुद्रण क्रांति की, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में मिलना या फिर अनेकों देशों की संस्कृतियों का एक देश में आना या उस देश में सम्मिलित होना मुद्रण संस्कृति क्रांति कहलाती है। तो देखिए डेफिनेशन के माध्यम से सरल शब्दों में हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। देखेंगे एक बार। मुद्रण संस्कृति पुस्तकों की छपाई के साथ साथ किनकी पुस्तकों की उनकी लोगों तक उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाना, अर्थात उन छपी हुई पुस्तकों को लोगों के बीच में, समाज के बीच में पहुंचाना ही, और इसके साथ साथ उन किताबों को पढ़कर और समझकर और उन सिनेमा हॉलों को देखकर या फिर उन डायरियों को देखकर या फिर उन कैलेंडरों को पढ़कर या फिर उन कहानियों को सुनकर या पढ़कर या फिर उन पर वैचारिक और बौद्धिक मंथन कर उन पर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने विचार स्पष्ट करने की और तर्क वितर्क करने की शक्ति जो उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं मुद्रण क्रांति। अब आगे अगर बात करें तो सुलेखन के बारे में इसी चैप्टर में एक हेडिंग दी गई है सुलेखन। सुलेखन का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता होगा। जो सुलेखन होता है उसका सीधा मीन्स होता है लिखने की सुंदर एवं कलात्मक विधि को सुलेखन कहा जाता है। यहाँ पर हमने केवल लिखा है सुंदर एवं कलात्मक लेखन को सुलेखन कहा जाता है। लेकिन यदि स्पष्ट शब्दों में और सरल शब्दों में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं लिखने की सुंदर एवं कलात्मक विधि को हम सुलेखन कहते हैं। इसी चैप्टर में आगे हम बढ़ेंगे, गुटेनबर्ग के बारे में जानेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में जानेंगे, बिब्लियोथिक के बारे में जानेंगे, आदि जो विभिन्न प्रकार के जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। यदि आगे की बात करें तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एक तख्ती पर छपाई से संबंधित थी। इसमें प्रिंटिंग कपड़े के द्वारा, ताश के पत्तों के द्वारा, छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र पर छापी जाती थी। तो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी यह तख्ती पर छपाई से संबंधित थी। इसमें प्रिंटिंग कपड़े, ताश के पत्ते, छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्रों पर छापी जाती थी। और यह सबसे पहले 11वीं शताब्दी में
मार्को पोलो के द्वारा चीन से इटली ले जाई गई थी। अब आगे बात करें हम पांडुलिपि के बारे में, तो पांडुलिपि हस्तलिपि सामग्री होती है। पांडुलिपि हस्तलिपि सामग्री होती है जो ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर हाथ से नकल कर बनाई जाती है। एक बार फिर से देख लेंगे पांडुलिपि को। पांडुलिपि हस्तलिपि सामग्री होती है जो ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज़ पर हाथ से नकल कर बनाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि या हस्तलिपि। आगे बात करें तो चैप बुक्स की। चैप बुक जो होती थी वो एक पुस्तक पॉकेट के आकार की एक छोटी सी पुस्तक होती थी जो फेरी वालों द्वारा बेची जाती थी, अर्थात जो घुमक्कड़ टाइप के दुकानदार होते थे उनके द्वारा लोगों को अवगत कराई जाती थी। यह प्रत्येक स्थान पर छोटे छोटे शहरों, नगरों और कस्बों और मोहल्लों तक इस पुस्तक को पहुंचाया जाता था। यह पुस्तक पॉकेट के आकार की छोटी और सस्ती पुस्तक थी जो फेरी वाले द्वारा बेची जाती थी। ये था हमारा चैप बुक्स। अब आगे अगर हम बात करें तो लोकगीत के बारे में, धारावाहिक के बारे में और बिब्लियोथेक के बारे में। और आगे की बात करें बिब्लियो की, तो यहाँ पर यह फ्रांस में छपी सबसे सस्ते मूल्य की सबसे छोटी पुस्तक थी। यह सस्ते कागज़ पर छपी और नीली जिल्द से बंधी होती थी। बिब्लियोथेक ब्लू 1 नंबर में हो सकता है, अतिलेख उत्तरीय में 2 नंबर का पूछा जाए तो यह फ्रांस में छपी सस्ते मूल्य की सबसे छोटी पुस्तक थी। यह सस्ते कागज़ पर छपी होती थी और यह नीली जिल्द से बंधी होती थी। आगे अगर बात करें गाथा गीत के बारे में, तो गाथा गीत के बारे में आज भी प्रचलित हैं गाथा गीत, जिनको आप लोग सुनते भी होंगे और पारिवारिक कार्यक्रमों में इनको गाया भी जाता है। तो यह लोकगीत का एक ऐतिहासिक आख्यान है जिसमें कि इसे गाया या सुनाया जाता है, जिसको हम लोग गाथा गीत कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, लोकगीत का ऐसा ऐतिहासिक आख्यान है जिसे गाया या सुनाया जाता है, गाथा गीत कहलाता है। और बात आती है धारावाहिक के बारे में, जो आज भी प्रचलित हैं। प्राचीन काल से लेकर पहले वो रंग मंचासीन होते थे, जो कार्यक्रम होते थे वो मंच पर होते थे, आज भी मंच पर होते हैं, लेकिन आज वो हम लोग घर बैठे ही देख सकते हैं। तो धारावाहिक के अगर बारे में बात करें तो धारावाहिक एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी क्रम है या एक ऐसा क्रम है जिसमें कहानी को छोटे छोटे भागों में छापा जाता है, जिसमें कहानी को छोटे छोटे भागों में छापा जाता है और जिसका प्रसारण या फिर जो कि लोगों को रेडियो के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा आदि, आज के आधुनिकीकरण का जो समय चल रहा है यूट्यूब के द्वारा या फिर विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे यहाँ पर साधन उपलब्ध होते हैं उनके द्वारा हम इसको देखते हैं। ये था धारावाहिक, गाथा गीत, बिब्लियोथेक ब्लू के बारे में। आगे अगर बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि गुटेनबर्ग के बारे में, ऑफसेट प्रेस के बारे में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में, ऑफसेट के बारे में। उससे पहले हम लोग ये जान लें, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो मुद्रण संस्कृत का जो विकास हुआ है वो चीन, जापान और कोरिया में सर्वप्रथम हुआ है। और मुद्रण संस्कृत का जो विकास है वो 594 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम हुआ था। और यदि जापान की बात करें तो जापान में 868 में जो जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है डायमंड सूत्र, जिसका संपादन 868 ईस्वी में किया गया था और जो कि चीनी बौद्ध प्रचारकों के द्वारा वहाँ पर पहुँची थी। और इसी तकनीक के माध्यम से मुद्रण संस्कृत ने आधुनिक जीवन को इतना बदल दिया, आधुनिक दुनिया को इतना बदल दिया कि जब लोगों के पास समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो, इंटरनेट सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध हो गए और लोगों में वैचारिक मंथन की जो विचारधारा थी वो बड़ा अत्यधिक मात्रा में विकसित हुई। बौद्धिक मंथन लोगों का बड़ा, बौद्धिक क्षमता लोगों की बड़ी, आपसी तालमेल बड़ा, ऊंच नीच की भावनाओं को कम किया गया, अमीरी गरीबी की भावनाओं को कम किया गया। अत्यधिक अगर बात करें तो प्राचीन ज्योतिषराव फूले की, तो उन्होंने पुस्तक लिखी है गुलामगिरी। इसी लेसन में आएगा गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार कौन है। बंगाल गजट, संवाद कौमुदी के
लेखक कौन है? संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय। और बंगाल गजट का जो संपादन था, जो पहला साप्ताहिक बजट था, पत्रिका थी, वो अगस्त हिक्की के द्वारा उसका संपादन किया गया। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि गुटेनबर्ग प्रेस का जो संपादन था या जो छपाई मशीन थी वो कब लगाई गई? 1430 ईस्वी में गुटेनबर्ग के द्वारा जो पहली पुस्तक छापी गई, उस पुस्तक का नाम क्या था? बाइबिल। इन सभी के बारे में हम आज आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज के टॉपिक में हम आपको अभी बताएंगे ऑफसेट के बारे में। ऑफसेट प्रेस क्या होता है? यदि आगे की बात करें ऑफसेट प्रेस के बारे में, तो ऑफसेट प्रेस एक प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस है जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में की गई और जिसमें कि एक साथ 6 रंगों की छपाई सुनिश्चित होती थी, या फिर इसमें एक साथ 6 रंगों की छपाई संभव थी, या इसमें एक साथ 6 रंग, जो भी प्रिंटिंग एक पेपर निकलता था उसमें अत्यधिक जो रंग होते थे उसमें मात्र 6 रंगों का हम लोग उपयोग कर सकते थे। लेकिन आज आधुनिक युग की बात करें तो एक पेपर में हम विभिन्न प्रकार के 6 से अधिक रंगों की जो भी छपाई होगी उसको 6 से अधिक रंगों में हम लोग बदल सकते हैं। आगे अगर बात करें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1878 में लगाया गया था और इसकी जो प्रमुख विचारधारा थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा लोगों पर नियमित जो भाषाई समाचार पत्र थे उनको देख रेख करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। सरल शब्दों में देख लेंगे हम इसको। यह एक प्रतिबंधित एक्ट था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भाषाई समाचार पत्रों पर नियमित ध्यान रखने के लिए पास किया गया था या पारित किया गया था और इसको 1878 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किया गया था। ये था आज का टॉपिक और जो भी इसके लेसन के बचे हुए पॉइंट्स हैं वो हम आपको कल बताएंगे। और वीडियो में आपको जो भी समस्या आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। आप हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ जो भी महत्वपूर्ण तत्व हैं वो आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं आपको जो भी समस्या हो रही है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।